हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि रिवीजन चल रहा है तो लास्ट सेशन में हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। यानी मटेरियल्स में, यानी कि कोई भी वस्तु, मटेरियल क्या होता है? कोई भी वस्तु जिस चीज से मिलकर के बनी हुई है, यानी उसके अवयवी घटक जो हैं उनके अनुसार आप उसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। और डिफाइन करने का अर्थ क्या है कि आप बताएंगे कि वो किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, उस चीज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, तो उसके आधार पर उसे धातु, अधातु, उपधातु इसमें क्या करते थे? हम क्लासिफाई करते थे, यानी वर्गीकृत करते थे, ठीक है। तो लास्ट सेशन में कुछ प्रश्न उत्तर का हमने क्या किया था? रिवीजन किया था। आज के सेशन में एक बार दोबारा से उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर कुछ नए प्रश्नों के उत्तर हम आज जानेंगे। ओके, चलिए। तो लास्ट सेशन का पहला प्रश्न क्या था? नेम सम कॉमन मेटल्स। तो कुछ कॉमन धातु यानी सामान्य धातुओं के नाम बताने थे, ठीक है। तो सामान्य धातु के नाम कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी आपकी क्या होती है? धातुएं होती है। सोडियम, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। तो जितनी धातुओं के नाम पूछा गया है उतने आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स। कुछ अधातुओं के नाम बता दें, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे आपके क्या होते हैं? सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, सारे आपके क्या है? नॉन मेटल यानी कि अधातुएं हैं। नाइट्रोजन हो गया इसमें। तो जितनी भी गैसेस आपकी होती हैं वो मेनली क्या होती हैं? नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं होती हैं। ओके, क्लियर है इतना? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलॉइड्स, यानी उपधातुओं के उदाहरण बताने। अब उपधातु क्या हो गया? धातु और अधातु के बीच की कड़ी जो थी, यानी कि जिसमें धातु के गुण भी आ रहे थे और अधातु के गुण भी आ रहे थे। तो ऐसे कुछ तत्व हमें पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल यानी कि सारे जो तत्व है उनको एक सारणी में रखा गया है क्रमबद्ध तरीके से, उसको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी कहा जाता है। तो तत्वों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो उन तत्वों को कैटेगराइज किया गया था, उनके गुणों के आधार पे बांटा गया था धातु, अधातु और उपधातु में, ठीक है। तो उपधातु के बारे में हमने पढ़ा था कि बोरोन हो गया आपका, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे किस में आते हैं? उपधातुओं में आते हैं। यानी ये धातु के गुण भी कुछ प्रदर्शित करते हैं और कुछ अधातुओं के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल शाइन। ऐसी प्रॉपर्टी यानी ऐसा गुण जिसके कारण धातुएं चमकती हैं। जितनी भी धातुएं आपने आसपास देखी होंगी, बहुत कॉमन है। गोल्ड आप लोगों ने देखा होगा, सोना बहुत चमकता है, चांदी है वो भी चमकता है। तो धातुएं चमकती हैं, उस गुण को क्या कहा जाता है? लस्टर कहा जाता है। ओके, तो ये हो गए थे। नेम 2 मेटल्स विच आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट। अच्छा, हमने क्या कहा था कि अधिकतर धातुएं कठोर होंगी, ठीक है। क्या कहा? अधिकतर धातुएं कठोर होंगी, लेकिन एक्सेप्शन में हम कुछ धातुओं को लेके चलेंगे जो कि क्या कहते हैं कि ये धातुएं अधिकतर कठोर है लेकिन ये वाली कैसी है? सॉफ्ट है। समझ रहे हैं? यानी अगर हम 90 to 96 मेटल्स की बात कर रहे हैं कि इतनी धातुएं हैं, तो उसमें से 90% मेटल्स क्या होंगी? धातुएं क्या होंगी? कठोर होंगी, ठीक है, जिनको आप काट नहीं सकते इजीली, जिनमें क्या होगा कि वो उसके जो अणु होंगे आपस में वो एकदम टाइटली बॉन्डेड होंगे। जैसे लोहे की बात अगर हम करते हैं तो उसको काटना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करते हैं तो उनको भी काटना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो ये धातुएं कैसी होती हैं? इनको इजीली कट किया जा सकता है, ठीक है। तो 2 धातुओं के नाम पूछे तो आप पोटेशियम, सोडियम बता सकते हैं। ओके, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। अब क्या हो रहा था? धातुओं को पीटा जा रहा था, और पीटने पर हम क्या देख रहे थे कि जैसे चौक को आप पीटेंगे या आपके पास कोई पत्थर है उसको पीटेंगे, तो पीटने के बाद क्या हो जाता है? उसका चूरा बन जाता है, यानी कि ब्रिटल है, वो भंगुरता का गुण उसमें है। लेकिन वहीं पर लोहे को, एल्यूमिनियम को पीटा जाएगा तो उसकी क्या हो बन जाती है? चादर बन जाती है, पतली शीट बन जाती है, वो फैलने लगता है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धता यानी मैलिएबिलिटी, इस गुण को कहा जाता है। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन था विच नॉन मेटल डज कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने क्या बोला, ज्यादातर अधातुएं जो हैं वो क्या हैं, विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक है। क्या कहा, जो अधातुएं हैं अधिकतर या सभी अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन वहीं पर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन ऐसी अधातु है, क्या कहा जा रहा है बच्चों, कार्बन ऐसी अधातु है जो कि क्या करती है, ऊष्मा और विद्युत का चालन करती है, ठीक है। और वहीं पर जब कार्बन की पर्टिकुलर फॉर्म पूछा जाएगा तो वो ग्रेफाइट होती है, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करती है। वहीं पर कोयले में आप देखते हैं कि किसका, ऊष्मा का चालन होता है, ठीक है। तो कार्बन आपका क्या आ जाएगी, नॉन मेटल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब क्या कहा जा रहा है कि देखो पतली पतली तार बनाई जाती है धातु की, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर इसके अलावा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो इनमें किस गुण के कारण, किस प्रॉपर्टी के कारण इनकी पतली पतली तार बनाई जा रही है, उनमें तन्यता का गुण होता है, यानी खिंचाव उनका अगर होता है तो वो खिंच जाती हैं पतली पतली तार में। वहीं पर अगर अधातुओं को खींचा जाएगा तो वो टूट जाएंगी। एक टाइम के बाद अगर हम उनमें खींचते हैं या प्रेशराइज करते हैं तो उनकी पतली तार नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो सिर्फ धातुओं में तन्यता का गुण देखने को मिल रहा है, तो वही गुण का नाम पूछा गया है, तो वो तन्यता है यानी डक्टिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द मेटल एंड नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट, यानी धातु और अधातु, ऐसी धातु ऐसी अधातु का नाम बताना है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या समझे, पहली चीज कि जब हम धातुओं की बात करेंगे तो वहां पर हम कहेंगे अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। क्या कहा, अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, या सभी धातुएं, कभी कभी आप कहते हैं कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। फिर वही एक्सेप्शन आएगा, लेकिन मरकरी जो होता है, पारा जो थर्मोमीटर के अंदर आपको दिखाई देता है, वो कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। यानी जैसे पानी होता है ना द्रव अवस्था में, उसी तरह का आपको वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोहे की बात करते हैं, वो कैसा रहता है, ठोस रहता है, उसका अपना एक शेप रहता है, आकार रहता है, अपना आयतन रहता है, आकृति उसकी फिक्स रहती है, जब तक उस पर एक्स्ट्रा टेम्परेचर ना डाला जाए। समझ रहे हैं, यानी अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस पर ले गए, बहुत ज्यादा गर्म आपने लोहे को कर दिया है, हजारों में आपने टेम्परेचर पहुंचा दिया है, तब तो वो जरूर पिघलेगा। लेकिन अगर हम सामान्य तापमान की बात कर रहे हैं तो वहां पर लोहा आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। तो जो धातु है वो मरकरी हो जाता है, क्या, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मरकरी। पारा जिसे कहते हैं Hg जिसका सिंबल होता है, ठीक है। वहीं पर नॉन मेटल की जब बात करेंगे अधातु की, तो अधातु ज्यादातर ठोस भी मिलेंगे और साथ साथ गैसियस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था में भी आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पर आपकी एक अधातु ऐसी आती है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी, और वो अधातु आपकी क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है, Br जिसका सिंबल होता है। तो मेटल यानी धातु हो गया मरकरी, और नॉन मेटल यानी कि अधातु हो गया आपका ब्रोमीन। ओके, चलिए, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ बेल रिंग्स, तो धातुओं में सोनोरिटी का गुण पाया जाता है। सोनोरिटी यानी कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम धातुओं को बजाते हैं तो बहुत अच्छी साउंड आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे धातु बजा रही हूँ तो उसकी साउंड बहुत अच्छी आएगी, ये धातु की साउंड है। वहीं पर अगर मैं अधातु को किसी को बजा रही हूं तो उस पर ऐसी साउंड नहीं आएगी, ये अधातु है एक, ठीक है। और जबकि धातु को पीटने पर बहुत अच्छी साउंड आती है, इसी वजह से उसकी क्या बनती है, घंटियां जो बनाई जाती है वो धातु से बनाई जाती है। तो गुण पूछा जा रहा है तो वो है सोनोरिटी का गुण। ओके, चलिए, जनरली नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, नेम वन नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। ओके, ज्यादातर जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं कैसी होती हैं, डल होती हैं अपीयरेंस में, उनमें अपनी कोई चमक नहीं होती है, ठीक है। अगर हम प्लास्टिक को देख रहे हैं या किसी भी अधातु को देख रहे हैं उसमें कोई चमक नहीं है, लेकिन ऐसी अधातु जिसमें चमक है वो कौन सी है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन में चमक होती है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ड्यू टू विच फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर।
अधातु का वह गुण जिसके कारण उसको पानी में रखा जा रहा है। और कौन सी अधातु? फास्फोरस को। तो पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, हवा के संपर्क में आएगी तो आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है। अब पानी में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि वो पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है, इसीलिए उसको पानी में रखा जा रहा है। ओके, तो बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, अधातुएं जो होती हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इस वजह से। लास्ट सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन था व्हाई सम मेटल्स डिस्प्लेस अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। कुछ जो आपकी धातुएं होती हैं वो दूसरी धातु को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर देती हैं। तो क्यों कर देती हैं? क्योंकि जो धातु ऐड करी जा रही है, बाद में डाली जा रही है, उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो पहले से वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनकी अभिक्रियाशीलता का एक क्रम हमने देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर, बिकॉज ऑफ बीइंग मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स विच दे डिस्प्लेस। ओके, चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल इज यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। ओके, वेरी गुड। तो प्रश्न 14 नोट करेंगे, ठीक है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम। ठीक है, यानी कि भोज्य पदार्थों को रखने के लिए या पैक करने के लिए, जिसे आप कहते हैं, उपयोग में आती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को रखने के लिए, रखने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? रैपिंग से है। रैपिंग यानी जैसे हम लोग टिफिन लाते हैं घर से, ठीक है, टिफिन ला रहे हैं और लंच बॉक्स लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी मम्मी क्या करती है, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं कि जो हमारी खाने का कोई भी आइटम है, कोई भी डिश है, तो उसको रैप करके रखते हैं। ठीक है, रैप करने से क्या होता है कि उसके अंदर जो ऊष्मा है वो बहुत देर तक वहां बनी रहती है और खाना हमारा जो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, और गर्म रहेगा तो उससे उसका टेस्ट बना रहेगा बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, तो वो जो एक फॉइल होती है वो कौन से आपके धातु से बनी हुई होती है? बताइए, किसी बच्चे को पता है? हाथ उठाइए, कोई आंसर करेगा तो। खाने के का जो आइटम होता है, भोजन जिसकी बात कर रहे हैं, उसको रैप करने के लिए एक फॉइल आती है। उस फॉइल को किस धातु से बनाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उस फॉइल का नाम क्या होता है? ओके, तो एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी आपने। ठीक है, वो एल्यूमिनियम फॉइल किससे बनी हुई है? एल्यूमिनियम से बनी हुई है। एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है। उसका उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि वो कैसी है? आघातवर्ध्य है। आघातवर्ध्य है यानी कि उस एल्यूमिनियम को पीटा जा रहा है तो पतली शीट बन रही है। बहुत पतली होती है एल्यूमिनियम फॉइल, अगर आपने देखी होगी तो। ठीक है, इसी कारणवश, और ऊष्मा को चूंकि बाहर नहीं निकलने देगी, इस वजह से खाना आपका क्या रहेगा? गर्म रहेगा। ओके, चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका? एल्यूमिनियम हो गया। चलिए, नोट करिए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 साथ साथ नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है आपका, विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, आयरन और जिंक। ठीक है, कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील है, और कौन कौन सा दिखा गया है आपका? आयरन यानी कि लोहा, और लोहे के साथ साथ या अथवा जिंक, जस्ता जिसे कहा जाता है। ओके,
इन दोनों में से बताना है कौन सी धातु आपकी क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब ज्यादा अभिक्रियाशील का मतलब क्या है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की। हम कह रहे हैं एक बच्चा है लोहा और दूसरा है जस्ता, ठीक है। उसमें से आपको क्या बताना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं, यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, पर हम उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या कह रहे हैं कि एक कोई बच्चा है लोहा और एक है जस्ता, ठीक है, दो स्टूडेंट है और दोनों में ज्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, लोहे को नाम मैं ए दे देती हूँ और जस्ते को मैं बी नाम दे देती हूँ, ठीक है। और एक कोई अन्य दोस्त है सी, ठीक है। ये ए क्या करता है, सी के साथ दोस्ती कर लेता है, एसी बना लिया। अब क्या करते हैं, एसी एक सीट पे बैठे हुए हैं, बी यहां से आता है, बी ए के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, ठीक है, या सी के साथ दोस्ती करना चाह रहा है। तो हम कह रहे हैं ये एक सॉल्ट सोल्यूशन है जहां पर सी एक्स्ट्रा है, ओके। तो ये बी आकर के सी से जुड़ना चाह रहा है, यानी उसके पास बैठना चाह रहा है। तो वो पास कैसे बैठेगा, जब वो ए को हटाएगा। समझ रहे हैं, ए सी ने दोस्ती कर ली है, बी भी सी के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, ए को यहां से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। वो ज्यादा स्ट्रांग होगा तभी ए को आसानी से यहां से डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता में क्या होता है, यही होता है कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, यानी कि ज्यादा अच्छे से दोस्ती कौन कर पा रहा है, वो हमको देखना होता है। तो जो ज्यादा अच्छे से दोस्ती कर पाएगा, यानी कि ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो उसके दोस्त के साथ से उसको हटा देगा, यानी कि इस ए को रिप्लेस कर देगा, बीसी बना लेगा, दोस्ती कर लेंगे आपस में। या दूसरा केस क्या हो सकता है, ए और सी ने बी और सी ने दोस्ती करके बीसी बना लिया। अब ए चाहता है सी से जुड़ना, तो इसको अब ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा बी की तुलना में। दोनों केसेस एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो ए ही स्ट्रांग होगा या बी ही स्ट्रांग होगा। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अभिक्रियाशीलता में आपका जिंक क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू आयरन। तो इसी वजह से जिंक क्या करता है, जब आयरन का सोल्यूशन है तो वहां से आयरन को डिस्प्लेस कर लेता है, लेकिन वहीं पर अगर आयरन आता है तो आयरन जिंक के सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी। सक्रियता श्रेणी में कुछ धातुएं बहुत ऊपर थी, मैंने कहा था आपको ये टेबल लर्न करनी है क्योंकि ये आगे की क्लासेस में आपको और अच्छे से बताया जाएगा अभिक्रियाशीलता के बारे में, ठीक है। चैप्टर जब पढ़ रहे थे तब अभिक्रियाशीलता को बहुत अच्छे से बताया गया था। यहाँ पर आपको जिंक और आयरन के बीच में अभिक्रिया करा के भी दिखाई गई थी, यानी कि आयरन का सल्फेट लिया जाता है, उसमें जिंक को डाला जाता है, तो जिंक क्या कर लेता है, अपना सल्फेट बना लेता है, आयरन को हटा देता है वहां से। तो यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो, समझ रहे हैं। हमने क्या कहा, FeSO4 है हमारे पास एक सोल्यूशन, इस FeSO4 में क्या कर रहे हैं, हम जिंक ऐड कर रहे हैं। अब हमें अभिक्रियाशीलता देखनी है। अभिक्रियाशीलता क्या कह रही है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर लेगा, यहां से इस Fe को हटा देगा और अपना सोल्यूशन बना देगा, तो ZnSO4 प्लस Fe बन जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हमारे पास ZnSO4 है, उसमें हम Fe डाल रहे हैं, ठीक है, ये इसका एक सॉल्ट सोल्यूशन है धातु का, इसमें हमने आयरन ऐड करी, तो क्या अब ये आयरन इसको हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, यानी जस्ता जो होता है ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा अच्छे से अभिक्रिया करता है, किसकी तुलना में, लोहे की तुलना में। तो अभी ये नहीं हटा पाएगा इसको, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी, समझ रहे हैं। तो अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, जिंक की ज्यादा है। जल्दी से नोट करेंगे तो आंसर क्या है आपका, जस्ता लिखेंगे आंसर। लोहे और जस्ते की तुलना हो रही है तो जस्ता ज्यादा अभिक्रियाशील है लोहे की तुलना में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच मेटल इज लेस रिएक्टिव, कॉपर और जिंक। अब इन दोनों में आपको बताना है कौन सी कम अभिक्रियाशील है, ठीक है।
कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है? हम सक्रियता श्रेणी की बात कर रहे थे, तो सक्रियता श्रेणी में जो धातु इस श्रेणी में ऊपर है वो क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे हम श्रेणी में जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं तो अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। तो यानी सक्रियता श्रेणी में जो धातु ऊपर है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है और जो नीचे है वो कम अभिक्रियाशील है। तो जब हम जिंक और लोहे की बात करेंगे तो जिंक आपका ऊपर आएगा, फिर आयरन आएगा, लोहा। ठीक है, उसी प्रकार कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है? किसमें? तांबे और जस्ते में। फिर हम किसकी बात करेंगे? फिर से हम सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे। अब इन दोनों में जो नीचे होगी वो कम अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, इसीलिए सक्रियता श्रेणी याद करनी थी ताकि आपको क्या याद रहे कि तांबा जो है वो किससे? जिंक से नीचे आएगा। ठीक है, जिंक ऊपर होगी तो जिंक क्या करेगी? अब उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, यहां पर अगर CuSO4 है उसमें जिंक ऐड करी जाएगी तो जिंक क्या करेगी? CuSO4 से Cu को अलग करके ZnSO4 बना देगी फिर से। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 17। नेम वन मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ऐसी धातु का नाम बताना है, ऐसी एक धातु का नाम बताइए जो क्या करती है? विच डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। डज नॉट रिएक्ट, जो अभिक्रिया नहीं करती है, किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ऐसी एक धातु का नाम बताइए जो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो अभिक्रिया करने का सिंपल सा अर्थ मैंने आपको बताया था अध्याय में कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? दोस्ती करना। सिंपल सी बात है, दोस्ती करेंगे एक नई चीज बनेगी। केमिस्ट्री में जब हम नए पदार्थ की बात करते हैं तो यानी कि वहां पर क्या हो रहा होगा? चेंज आ रहा होगा। और चेंज किस टाइप का होगा? केमिकल टाइप का होगा, यानी केमिकल चेंज होगा। रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, नोट भी कीजिए साथ साथ। तो अभिक्रिया नहीं करता है तो वो बताया जा रहा है कि उस धातु में अगर डाइल्यूट HCl डाला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl। ठीक है, इसको डालने पर वो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो कौन सी धातु होती है आपकी? बहुत सारी धातुएं होती है, उनमें से एक का पूछा गया है तो कॉपर आप लिख लेंगे। ठीक है, तांबा, तांबे में अगर HCl डालेंगे, कौन सा? डाइल्यूट वाला, तनु। अब तनु और सांद्र दो प्रकार के हमने सोल्यूशन यहाँ पर देखे थे। तो तनु सोल्यूशन कौन से होते हैं? जिनकी कंसंट्रेशन कम होती है, उनमें उनका डाइल्यूशन कर दिया जाता है, तनुकरण कर दिया जाता है और इस वजह से उनको तनु कहा जाता है। ओके, वहीं पर सांद्र कौन से हैं? जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है एसिड की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हुज ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, हुज ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? किसके ऑक्साइड? धातु के या अधातु के? अब धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके धातु के ऑक्साइड बनाएगी और अधातु जो होगा वो अधातु के ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड का अपना नेचर होगा और अधातु के ऑक्साइड का अपना नेचर होगा। तो यहां पर पूछा गया है कि किसका ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, लिखिए।
किसका ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति, बेसिक यानी क्षारीय, कुछ भी नया नहीं है बच्चों इसमें। अगर आपने सेशन पढ़े होंगे जहां पर मैंने चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो वहां पर ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, अभिक्रियाएं करवाई गई हैं, वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं। ठीक है, किसका ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, धातु या अधातु। ठीक है, तो हमें पता है कि जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं, आंसर क्या आएगा, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड होते हैं आपके क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं। क्षारीय प्रकृति मतलब इनमें कुछ गुण होंगे जिनके कारण ये क्षार की तरह व्यवहार करेंगे या बिहेव करेंगे, समझ रहे हैं। और वहीं पर जो एक और नोट कर लेंगे साथ में कि अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो इसी के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि वो कैसे हो जाएंगे, वो अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। ये अलग से नोट कर लेना, ये सारा पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया कि चूंकि क्षारीय प्रकृति पूछी गई है तो वो धातु के ऑक्साइड की होती है क्षारीय प्रकृति। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। अगर आप लोगों ने चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है, यहाँ पर भी चूंकि आपके सारे केमिस्ट्री के जितने चैप्टर आपको हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं। उनके अलावा आपने ऑफलाइन क्लासेस में भी चूंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर है तो पढ़ लिए होंगे अच्छे से। और अगर आपने घर पर जाकर दोबारा से अच्छे से रिवाइज किया होगा उन चैप्टर्स को जो आपको ऑफलाइन कक्षाओं में स्कूल में पढ़ाया गया है, साथ में यहाँ से वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा पढ़ाया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ाई के लिए जरूरी है क्या करना, रिवीजन करना। जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं जब तक आप उनको खुद से नहीं तैयार करेंगे वो आपको नहीं याद होंगे और नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। साथ में कोई भी नई चीज पढ़ाई जाती है, चाहे वो कक्षा में पढ़ाई जा रही है ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, तो उसको कोई भी नया पॉइंट जरूरी नहीं है बार बार टीचर आपको कहे कि इसको नोट करना है। आपके लिए जो नई बात है उसको नोट करिए। ठीक है, वो नोट करने से क्या रहता है, आपके पास हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो जब भी आपको दोबारा से कोई डाउट होगा तो आप अपनी नोटबुक या जहां भी आपने उसको नोट किया है डायरी में उसको दोबारा से आप देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको वो फिर क्लियर हो जाती है चीजें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 है, हुज ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो आपके अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड कौन से हैं। तो अम्ल और क्षार में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अम्ल क्षार भी बहुत अच्छे से हमें आता है कि अम्ल और क्षार क्या है। अम्ल जिन्हें हम खट्टे कहते हैं नॉर्मली, और क्षार कौन से हैं जो आपके कैसे होते हैं, कड़वे या कसैले होते हैं टेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा ये तो बहुत बेसिक पॉइंट होता है अम्ल और क्षार को क्या करने का, क्लासिफाई करने या फिर उसको डिफाइन करने का। हमने बहुत अच्छे से अम्ल और क्षार के बारे में साथ ही साथ लवण के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या गुण उनमें होते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड जब बनेगा धातु या अधातु का तो वो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड, किसके, धातु यानी मेटल के ऑक्साइड जो बनेंगे, यानी लोहे का बनेगा, जस्ते का बनेगा, तांबे का बनेगा, सोने का बनेगा, जिसके ऑक्साइड बनेंगे उनके ऑक्साइड कैसे थे, क्षारीय प्रकृति के थे। वहीं पर किसके ऑक्साइड, जो आपके अधातु के ऑक्साइड जिनको हम ज्यादातर गैसीय अवस्था में बता रहे हैं, उनके जब ऑक्साइड बनेंगे, ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जा रही है उनसे जुड़ने के लिए, जब ऑक्सीजन उनसे जुड़ गई है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जब अधातु के ऑक्साइड बनेंगे तो वो अम्लीय प्रकृति के बनेंगे। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो क्या हो गया, अधातु के ऑक्साइड, अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड कौन से होते हैं, अधातु के ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 है, नेम 2 मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अब हमने देखा था कि कुछ तो धातुएं होती हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जो कितना भी तापमान दे दिया जाता है, तापमान बढ़ाने पर, ऊष्मा देने के बाद फिर भी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता कम है। जब हम गोल्ड, सिल्वर जैसी, प्लेटिनम जैसी धातुओं की बात करते हैं तो वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं। और सक्रियता श्रेणी क्या है? बार बार कहा जा रहा है कि उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम है। बच्चों ध्यान से सुनो, अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है उस सक्रियता श्रेणी में? सक्रियता श्रेणी क्या है? एक टेबल बना दी गई है सिंपली पेज में और लिख दिया गया है कि ये धातुएं ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो उनको ऊपर लिख दिया और धीरे धीरे अभिक्रियाशीलता कम होती गई, यानी कि वो किस प्रकार से किसी भी तत्व से रिएक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार उनका अभिक्रियाशीलता का क्रम निर्धारित कर दिया गया है। ओके, तो वो अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे घटती जाती है। और जब हम घटते हुए क्रम में कहते हैं तो जो सबसे नीचे होगा श्रेणी में उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होगी, और अभिक्रियाशीलता कम होगी उसका अर्थ है कि वो अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी से भी दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हम सोने और चांदी जैसी धातुओं की बात करते हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता चूंकि कम है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के साथ भी इनकी अभिक्रिया देख रहे थे, तब भी हमने बोला कि कितना भी तापमान दे दीजिए ये अभिक्रिया नहीं करेंगे ऑक्सीजन से। ओके, चलिए, तो नेम 2 मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। 2 धातुओं के नाम बताइए जो अधिक तापमान है ये, ठीक है, अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो क्या हो गया? उत्तर हो गया आपका सोना और चांदी। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहे थे, जब हम जंग लगने की प्रक्रिया कह रहे थे कि लोहे पर जंग लग रहा है, तो हमने क्या कहा था? सोने, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुओं पे, चांदी में तो आपको थोड़ा बहुत संक्षारण दिखता भी है, लेकिन सोने पर जंग नहीं लगता, यानी उसका संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, संक्षारण नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभिक्रियाशील नहीं है धातु। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे प्रश्न और उसका उत्तर। नोट कर रहे हैं बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स यानी तत्वों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें कौन कौन सी धातु है, कौन कौन सी अधातु है। तो जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारी आपकी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट, ये क्या है? कार्बन की फॉर्म है, ये तत्व नहीं है कोई, लेकिन कार्बन का अपर रूप जिसे आप कहते हैं, या फिर एक फॉर्म आती है उसको क्या कहते हैं? आपका ग्रेफाइट कहा जाता है। सल्फर, ऑक्सीजन, ये भी आपको किस रूप में मिलती है? नॉन मेटल्स के रूप में मिलती है। ठीक है, तो आपकी मेटल्स ये हो गई धातुएं और ये हो गई आपकी अधातुएं। धातु में आपका क्या क्या आएगा? तांबा, कॉपर जिसे कहा जा रहा है, और लोहा, आयरन, और साथ ही एल्यूमिनियम जिसकी फॉइल बना रहे थे हम। ठीक है, और अधातु में क्या आएगा? ग्रेफाइट, ब्रैकेट में लिख लेना, कार्बन, कार्बन की फॉर्म है, और सल्फर,
और क्या हो गया, ऑक्सीजन, जिसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन में, श्वसन की प्रक्रिया में सांस लेते हैं ना, कौन, मनुष्य, तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। ओके, चलिए तो बच्चों आज के सेशन में चैप्टर 4 से कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पर देखे। होपफुली जितने प्रश्न कराए गए हैं उनका उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।